के लोगों को मिली है। वक्त हो गया मीडिया प्राइम का और मीडिया प्राइम में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की तमाम ताजा तरीन सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा में 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 450 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का भी किया उद्घाटन। पीएम ने बेलगावी में 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त करेंगे जारी। नागालैंड और मेघालय में लोकतंत्र के महापर्व में भारी मतदान जारी। मेघालय में 369 और नागालैंड में 183 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। प्रधानमंत्री ने की युवाओं से रिकॉर्ड मतदान की अपील। दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निवीर योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को किया खारिज। सेना में अग्निवीरों की भर्ती पर अंतरिम रोक की मांग को भी ठुकराया। कोर्ट ने कहा योजना राष्ट्रीय हित में और सेना को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में होगी पेशी। भाजपा ने सिसोदिया पर कमीशन खोरी का लगाया आरोप। कांग्रेस ने किया गिरफ्तारी का स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को करेंगी संबोधित। 5 मार्च तक चलने वाले इस समारोह में देश भर से करीब 1000 से अधिक कलाकार हो रहे हैं शामिल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज से W20 बैठक जारी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने उठाए कई कदम। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने महिलाओं की सराहना करते हुए महिलाओं को बताया अर्थव्यवस्था की रीढ़। और यूक्रेन युद्ध में रूस की सहायता करने पर अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी। कहा रूस को ड्रोन सहित घातक हथियार भेजने पर चीन को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवमोगा में 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और अब से कुछ देर पहले उन्होंने शिलान्यास किया। उन्होंने एक नवनिर्मित हवाई अड्डे का भी निरीक्षण किया। यह हवाई अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने शिवमोगा एयरपोर्ट को नेचर, कल्चर और एग्रीकल्चर की धरती के लिए नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि बीते 9 साल में 74 नए एयरपोर्ट देश में बनाए गए हैं। वहीं भाजपा की नीति ने घाटे घोटाले वाले एयर इंडिया की दिशा और दशा बदल दी है। भारत में हवाई यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है। आपने हाल में ही देखा होगा कि एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान खरीदने का सौदा किया है। 2014 से पहले जब भी एयर इंडिया की चर्चा होती थी तो अक्सर नकारात्मक खबरों के लिए ही होती थी। कांग्रेस के राज में एयर इंडिया की पहचान घोटालों के लिए होती थी, घाटे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में होती थी। आज एयर इंडिया भारत के नए सामर्थ्य के रूप में विश्व में आगे नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है। और प्रधानमंत्री ने आज 2 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें शिवमोगा शिकारीपुरा रोनेबेनूर नई रेलवे लाइन और कोटेगुंगरू रेलवे कोचिंग डिपो शामिल है। नई रेलवे लाइन 990 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। ये बेंगलुरु मुंबई मेन लाइन के साथ मलनाड क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
छोटे घुंघरू रेलवे कोच डिपो को भी 100 करोड़ रुपए की से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। यहां रखरखाव का काम किया जाएगा। वहीं 950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बहुग्राम योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी जल जीवन मिशन के तहत किया गया। गौतमपुरा और अन्य 127 गांवों के लिए बहुग्राम योजना का उद्घाटन किया गया। वहीं 3 अन्य बहुग्राम परियोजनाओं की आधारशिला रखी। बहुग्राम योजनाओं की लागत 860 करोड़ रुपए है। इसमें 4.4 लाख आबादी को लाभ पहुंचेगा। पाइप के जरिए उनके घरों तक पीने का पानी पहुंचेगा। वहीं स्मार्ट सिटी योजना के तहत शिवमोगा के लिए 895 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 44 परियोजनाओं का भी उद्घाटन पीएम ने किया, जिसके तहत एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रिवर फ्रंट विकास सहित 110 किलोमीटर लंबाई वाले 8 स्मार्ट रोड पैकेज भी शामिल है। वहीं सड़क विकास की कई परियोजना का भी पीएम ने शिलान्यास किया। ये 215 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। इन परियोजनाओं में बेंदूर रोनेबेनूर राष्ट्रीय राजमार्ग 766C पर शिकारीपुरा शहर के लिए नई बाईपास सड़क का निर्माण, मेगारावल्ली से अगुम्बे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 169A का चौड़ीकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग 169 पर तीर्थाहल्ली तालुक के भारतीपुरा में नए पुल का निर्माण शामिल है। और शिवमोगा के बाद अब प्रधानमंत्री कर्नाटक के बेलगावी का दौरा करेंगे। यहां पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान के तहत 13वीं किस्त की लगभग 16,000 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए वो जारी करेंगे। इस योजना के तहत पात्र कृषक परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से लगभग 190 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। लोंडा बेलगावी घाट प्रवाह खंड के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना एक अन्य ऐसी ही रेलवे परियोजना है जिसे पीएम द्वारा बेलगावी में राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। लगभग 930 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई ये परियोजना व्यस्ततम मुंबई पुणे हुबली बेंगलुरु रेल मार्ग पर लाइन क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे इस क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। पीएम बेलगावी में जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम योजना की 6 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे, जिन्हें लगभग 1,585 करोड़ रुपए की संचित लागत से विकसित किया जाएगा और इससे 315 से अधिक गांवों की लगभग 8.5 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और अब बात ताजा खबर की। खबर नागालैंड से है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से ही मतदान इस वक्त जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। राज्य के 60 में से 59 विधानसभा क्षेत्रों में 2,291 मतदान केंद्रों पर 13 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वे 4 महिलाओं सहित 183 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। एक सीट पर बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। 2,291 मतदान केंद्रों में से 777 को संवेदनशील और 720 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। निर्वाचन आयोग ने 387 महिला मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इनके अतिरिक्त 38 आदर्श, 7 युवा और दिव्यांगों के लिए 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मतगणना 2 मार्च को होगी। सुबह 11 बजे तक राज्य में 39% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। और एनडीपीपी उम्मीदवार और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो ने कोहिमा जिले में अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
और वहीं नागालैंड विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर जुटी भीड़ को देखकर उम्मीद की जा रही है कि इस बार मतदान का पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा। नागालैंड के दीमापुर में मतदान का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने और जाना मतदाताओं के मन में और उनके मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर वो वोट कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ होक्तो जीबी है जो खुद वोट डाल के आए हैं और जैसा कि हम बता भी रहे थे कि नागालैंड के अंदर जो जीबी हैं उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आपने वोट डाल लिया है? हम वोट डाल लिए, हम लोग आधार कार्ड शो करके डाल रहे हैं। अच्छा, दूसरा जब आप वोट डालने गए किस आधार पर आपने वोट डाला कि कैसी गवर्नमेंट बननी चाहिए, आप लोगों के लिए किस तरह के काम करे? हम लोग तो सेंट्रल में बीजेपी सरकार है, नागालैंड में भी तो सेंट्रल कहा गवर्नमेंट है, नागालैंड में भी वही सरकार में हम लोग मतलब कर रहे हैं। तो मतलब क्या पिछले 5 साल में कुछ बदलाव आपको देखने को मिला और आने वाले 5 साल में किस तरह का चेंज और देखना चाहते हैं आप लोग? नागालैंड में तो सेंट्रल में बहुत फैसिलिटी दिया है, इसलिए और 5 साल आगे में बहुत फैसिलिटी रिसीव करने के लिए हम लोग शामिल है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से अपने मत का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके साथ ही मैं अगर आप दिखाऊं कि लोकतंत्र के लिए लगने वाली ये लंबी लंबी कतारें ये बता रही हैं कि जनता अपने भाग्य की बागडोर अपने जनप्रतिनिधियों को सौंपने जा रही है और ये वो लोग हैं जिनके अपने कुछ इश्यूज हैं और विकास के मुद्दों को लेकर ये लोग अपने मत का प्रयोग है वो कर रहे हैं और जब सरकार चुनी जाएगी तो निश्चित तौर पर इन लोगों के मत का एक बड़ा योगदान रहेगा और ख़ास तौर से अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिला जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं और एक रिकॉर्ड नागालैंड के अंदर देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी तक एक भी महिला उम्मीदवार यहाँ से जीती नहीं है, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि 4 में से 1 महिला उम्मीदवार जीतकर नागालैंड में इतिहास बनाएगी। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दीमापुर। और वहीं नागालैंड की राजधानी कोहिमा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम लोगों में भी खासा उत्साह है। लोग एक दूसरे से मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। 27 फरवरी को नागालैंड इलेक्शन चुनाव होना है और मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का नाते मैं भी अपना वोट जाकर कास्ट करूंगा और मैं पूरा वोटर्स कितना जो भी है अपील करने का दिल वो भी जाकर अपना सही कैंडिडेट को अपना वोट कास्ट करे। Nagaland is set to go for polls on February 27th. There are lots of preparations underway with campaigns and other activities related to the electioneering. As a citizen, it is expected that as a concerned citizen, the new government or that is likely to be set in should be accountable, transparent to the people for what they have promised and deliver it to the people with equal opportunities and development for all. Naga people as a whole have been in a very crucial phase now because even the central government, particularly the Prime Minister, the Home Minister, they have been continuously following about the political development, particularly Naga political issue, and people thought that this issue would be resolved before the assembly. It had not happened, and now people are expecting that this new government, which is likely to be installed soon after the election, that will take place on 27th of this month. So people now should think very carefully, and now our majority of the electorates, they are very mature and more educated. People started knowing what is exactly the importance of this election in electing their candidates. और मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में भी 60 सदस्यों वाली विधानसभा की 59 सीटों पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। यूडीपी उम्मीदवार एचटीआर लिंगदोह के निधन के कारण पूर्वी खासी हिल्स जिले की सोहयोंग विधानसभा सीट पर मतदान स्थगित कर दिया गया।
राज्य के 59 विधानसभा क्षेत्रों के 3,419 मतदान केंद्रों पर 10,81,000 से अधिक महिलाओं सहित 21,40,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 36 महिलाओं सहित कुल 369 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि 4 राष्ट्रीय दलों सहित 14 राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मतदान आज शाम 4 बजे तक होगा। सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों की 119 कंपनियों को तैनात किया गया है। 11 बजे तक 26% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। मतों की गिनती यहां भी 2 मार्च को होगी। और वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने तुरा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में भाजपा विधायक अलेक्जेंडर लालुहेक ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कड़ी मेहनत की है, हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हमें उम्मीद है कि इस बार बीजेपी आएगी। और वहीं मेघालय में विधानसभा चुनाव के दौरान जहां कड़े सुरक्षा प्रबंधों के तहत सुरक्षाकर्मी सुचारू मतदान प्रक्रिया को संपन्न करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो मानवीय रूप भी दिखाते हुए वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की भी मदद करते नजर आ रहे हैं। मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ट्वीट करते हुए एक फोटो शेयर की है, जिसमें सुरक्षाकर्मी वृद्ध व्यक्ति को मतदान केंद्र तक लेकर जा रहे हैं। और मेघालय में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है। राज्य के लोग समय से पहले ही कतारों में लगे हुए थे। इन चुनावों में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और हर आयु वर्ग की भागीदारी देखी जा रही है। सबसे पहले आने वाले मतदाताओं को बूथ पर सम्मानित भी किया जा रहा है। मतदान को लेकर हमारी सहयोगी रमा त्यागी ने तुरा में वहां मतदाताओं से बातचीत की। वेस्ट कारोहोल के साउथ तुरा में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदान से काफी समय पहले ही लोग लंबी लंबी लाइनों में यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक नया कदम उठाया गया है। जो पहले मतदाता हैं उन्हें इस तरह का मोमेंटो दिया जाता है, इस तरह से सम्मानित किया जाता है। और हमारे साथ ये जो पहले मतदाता हैं जिन्होंने सबसे पहले आके यहाँ पर मतदान किया है वो मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, आप कितने बजे यहाँ पर आ गए थे? 1 बजे में। अच्छा, आपने सुबह सुबह आके यहाँ पे मतदान किया, आपको ये सम्मान मिला, मोमेंटो मिला, कैसा आपको लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो समय से पहले ही यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई थी। आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी संख्या में यहाँ पर हैं। इसके साथ ही युवा मतदाता हैं, वो बड़ी संख्या में है। तो हर आयु वर्ग के मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं जो सुबह सुबह अपने घरों से निकल कर आए हैं। इन मतदाताओं से भी हम बात कर लेते हैं। क्यों इतना जरूरी है वोट की? ब्रेकफास्ट से पहले भी आप वोट करने आए हैं, कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? We know our own responsibility, so we have come here. Actually, I come at 7, and it's my voting right, and we have to choose the candidate so that our votes will be looked by our. We have to choose the candidate. युवा हैं वो आप देख सकते हैं कि वो बड़ी संख्या में सबसे पहले आ रहे हैं। युवाओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जो सेकंड वोटर हैं वो भी एक युवा हैं। Are you voting first time? Yes, ma'am. So how do you feel? It feels nice to be part of this voting. तो आप देख सकते हैं कि युवा जो हैं बेहद उत्साहित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कहना है कि अगर अपनी मांगे पूरी करना है, अगर इन्हें अपने सपनों का भविष्य बनाना है तो युवाओं को बड़ी संख्या में यहाँ पर आना चाहिए। तो तमाम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने भी यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। मॉडल पोलिंग बूथ है यहाँ पर, जो मतदाता हैं उनकी सुविधा के लिए काफी इंतजाम किए हुए हैं। चाहे वो बैठने का इंतजाम हो, चाहे पानी का इंतजाम हो, चाय का इंतजाम हो। इसके साथ ही जो व्हील चेयर्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। यहाँ पर चेयर्स लगाई गई हैं, बच्चों के लिए भी विशेष इंतजाम किए हुए हैं। और बहुत ही खूबसूरती से ये जो पूरा पोलिंग बूथ है इसको सजाया गया है। तो लोकतंत्र का महापर्व है और चुनाव आयोग का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को निकल कर आना चाहिए, इसमें भागीदारी करनी चाहिए। कैमरामैन महेश शर्मा और सहयोगी मुकेश के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, तुरा। और मेघालय के मावथेंगकुट में इको फ्रेंडली मतदान केंद्र बनाया गया है। प्रकृति के खूबसूरत नजारों के बीच सुबह से ही मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर चुनाव आयोग की इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है।
और मेघालय का पहला अस्थायी मतदान केंद्र विशेष रूप से कुछ रोगियों के लिए राज्य के नोंगपोह में स्थापित किया गया है। और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान इस वक्त जारी है। इस चुनाव प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चुनाव आयोग ने एक ट्वीट करते हुए कुछ वीडियो जारी किए हैं जिसमें मिजोरम के दूर दराज और दुर्गम इलाकों तक चुनावी व्यवस्था के लिए उसके इंतजाम दिखाए गए हैं। इन वीडियो में मतदान कर्मी मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं तो कहीं नदियों को पार करते हुए देखे जा सकते हैं। चुनाव आयोग और उनके कर्मियों की ये लगातार कोशिश है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने से कोई भी मतदाता छूटने न पाए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय और नागालैंड की जनता से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा है कि मेघालय और नागालैंड के लोगों, विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से आज रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से मतदान करने की अपील की है। मेघालय में हो रहे चुनाव को लेकर अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेघालय में आज मतदान हो रहा है। मैं मतदाताओं से राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चुनने की अपील करूंगा। स्वच्छ शासन ये सुनिश्चित करेगा कि सरकारी योजनाएं गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे और उनके जीवन में समृद्धि आए। अधिक से अधिक संख्या में निकलकर मतदान करें। वहीं नागालैंड में हो रहे चुनाव पर अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि नागालैंड में आज मतदान हो रहा है। मैं नागालैंड के बहनों और भाइयों से आग्रह करता हूं कि जो शांति प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है उसे किसी भी बाधा का सामना न करना पड़े। शांति ही नागालैंड को उसकी प्रगति और विकास की मंजिल तक ले जा सकती है। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से दो हमारे सहयोगी मौजूद हैं वोटिंग पर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, और साथ ही साथ मेघालय से हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले उर्मिलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हैं और हमने कहा प्रधानमंत्री ने भी अपील की, गृह मंत्री ने भी अपील की है। आप इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं? लोगों में किस तरह का जोश और उत्साह है आज के मतदान को लेकर? जी हाँ सिंह, बिल्कुल। अगर आज की मतदान की बात करें तो 59 सीटों पर एक ही चरण में नागालैंड में मतदान होना है। अभी तक अगर मतदान की फीसदी की बात करें तो लगभग 40% से अधिक यहाँ पर मतदान हो चुका है। और ये कह सकते हैं कि सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर तमाम लोगों में जो है मतदान को लेकर के काफी उत्साह देखा गया है एक तरफ। तो वही दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। निर्वाचन आयोग की अगर आप देखें तो उन्होंने कई यहाँ पर जो है पिंक बूथ बना रखे हैं। साथ ही 7 से अधिक ऐसे बूथ हैं जहां पर नौजवानों को मतदान करने की संचालन करने की जिम्मेदारी दे रखी है। वहीं 3 बूथ ऐसे हैं जहां पर दिव्यांग लोग जो है मतदान करवाएंगे। निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जहां एक तरफ राज्य भर की जनता में मतदान को लेकर काफी उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। कहीं यहाँ पर जो मॉडल बूथ है उन मॉडल बूथों में जैसे कि हमारे सहयोगी रवा की जो रिपोर्ट थी यहाँ पर भी तमाम तरीके की जो है फैसिलिटी लोगों को दी गई है। खासकर दिव्यांग जनों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है, बुजुर्गों का, वृद्धों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है। तो ये कह सकते हैं कि नागालैंड की जो जनता है, सबसे बड़ा सवाल यह है क्या पिछली बार का जो मतदान का रिकॉर्ड है क्या वो तोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ एक सवाल ये भी है असीम कि यहाँ पर जो है पिछले जो है विधानसभा में अभी तक कोई भी महिला जो है नहीं पहुंची है। लिहाजा क्या ये होगा इस बार का ये भी रिकॉर्ड टूटेगा कि विधानसभा की जो दहलीज है उस दहलीज को कोई महिला पार कर पाएगी? तो ये देखने वाली बात होगी। और जो तमाम प्रत्याशी है उन तमाम प्रत्याशियों का जो भविष्य का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिसका पता 2 मार्च को चलेगा। बिल्कुल उर्मिलेश, बने रहे हमारे साथ। रुक करेंगे सीधे शिलांग मेघालय। हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। विशाल, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और जैसा कि उर्मिलेश ने बताया कि नागालैंड में लंबी लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं, महिला मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। वहां पर मेघालय में और शिलांग में किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? असीम, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपकी धीर और गंभीर आवाज जब भी सवाल पूछती है तो थकान सारी मिट जाती है। हम सुबह से लगे हुए 6:30 बजे हम यहाँ पर आ गए थे और सुबह काफी जोश देखा जा रहा था मतदाताओं में, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लगता है जोश में थोड़ी सी कमी आई है। मौसम भी अचानक बादल आ गए हैं और ठंडा हो गया है,
तो 40% के करीब अभी 1 बजे तक यहाँ पर मतदान हुआ है। और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ITI रिंजा में, यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है, आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं जो पोलिंग बूथ बना हुआ है, वहां पर भी 50% से कम अभी तक वोट पड़े हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त करीब आएगा 4 बजे का तो ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम किए हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। मेघालय की अगर हम बात करें तो 119 कंपनियां यहाँ पर तैनात की गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, CAPF जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। और ये पिछले बार के चुनाव से 19 कंपनियां ज्यादा है। एक ही दिन में चुनाव हो रहा है। और खास तौर से जो गारो का इलाका, गारो हिल्स, जैसे 24 सीटें दाव पर है और वहां पर जो है दोनों ही संगमाज आते हैं, मुकुल संगमा और कॉनरेड संगमा जो मुख्यमंत्री है, उसके मद्देनजर काफी वहां पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे, क्योंकि वहां पर जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है वहां पर ज्यादा है। इसके अलावा जो बॉर्डर के इलाके हैं, खासतौर से बांग्लादेश से मेघालय 444 के करीब बॉर्डर शेयर करता है किलोमीटर की अगर हम बात करें तो वो बॉर्डर पूरी तरह से सील किया गया और इंट्रा स्टेट बॉर्डर पर भी धारा 144 लगाई गई। सुरक्षा के पूरे इंतजाम है और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। मेघालय के अंदर ऐसे बहुत से दूर दराज के इलाके हैं जहां पर पैदल चल के जाना पड़ता है। हमने अपने दर्शकों को अपनी खास रिपोर्ट में दिखाया था। कामसिंग एक ऐसा ही पोलिंग स्टेशन है जो सिर्फ 35 लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके अंदर मिंतडू एक नदी है, उसको पार करके जाना पड़ता है और कंट्री मेड बोट्स जिसके अंदर मुश्किल से 2 लोग बैठ पाते हैं, उस पर बैठ के जाना पड़ता है। कहीं कहीं नदी की गहराई जो है वो 100 फुट तक चली जाती है, तो काफी रिस्क उठा के भी हमारे चुनाव आयोग के जो लोग हैं, पोलिंग पार्टीज है, वो वहां पर जाते हैं और 2 दिन वहां पहले पहुंचना पड़ता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अपडेट्स आ रहे हैं वो ये कि आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, मेघालय में 1 बजे तक 44% अधिक का मतदान दर्ज किया गया है और नागालैंड में 57% से अधिक का मतदान दर्ज किया गया है। उम्मीद की जा रही है, चूंकि 4 बजे तक वोटिंग टाइम है, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये जो फीसद है, ये जो आंकड़े हैं, उसमें और भी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल आप दोनों ही सहयोगियों का ग्राउंड जीरो से हम तक तमाम ताज़ा अपडेट्स को पहुंचाने के लिए उर्मिलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और विशाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल की सागर दीघी विधानसभा सीट के लिए मतदान शुरू हो गया है। उपचुनाव में देवाशीष बनर्जी TMC के उम्मीदवार हैं। देवाशीष बनर्जी TMC ब्लॉक प्रभारी होने के साथ साथ CM ममता बनर्जी के रिश्तेदार भी हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और मुर्शिदाबाद के सागर दीघी से विधायक सुब्रत साहा के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। वहीं भाजपा ने दिलीप साहा को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस और वाम के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर बायरन विश्वास मैदान में है। वहीं तमिलनाडु की इरोड ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह सवेरे ही लोगों को लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगी थी। इरोड ईस्ट सीट AIADMK और DMK के बीच नाक का सवाल बनी हुई है। मई 2021 में 10 साल के अंतराल के बाद DMK की शानदार जीत के बाद सत्ता में लौटने के बाद ये पहला उपचुनाव हो रहा है। इसी कारण इस उपचुनाव को सरकार और विपक्ष दोनों के लिए शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। सत्तारूढ़ DMK के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस और मुख्य विपक्षी AIADMK के नेतृत्व वाला मोर्चा दोनों ही ये कहते रहे हैं कि उपचुनाव के नतीजे का असर अगले साल के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। SPA में DMK के नेतृत्व में कांग्रेस, वामदल, VCK, MDMK, IUL, MMK और अन्य दल शामिल हैं। वहीं AIADMK फ्रंट और इसके प्रमुख सहयोगी के रूप में BJP और TMC शामिल हैं। उपचुनाव के लिए कुल 77 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक थिरुमहान एवरा का निधन हो जाने से हो रहा है। मुख्य प्रतियोगियों में कांग्रेस के श्री एलंगवोन,
एआईएडीएमके के 2 बार के विधायक केएस थेनारासू, डीएमडीके के केएस आनंद और एनटीके की मेनका नवनीथन शामिल हैं। मेनका उन 5 महिला उम्मीदवारों में से एक हैं, जबकि बाकी निर्दलीय हैं। और तमिलनाडु के इरोड उपचुनाव में एआईएडीएमके उम्मीदवार केएस थेनारासू ने अपना वोट डाला। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। लगभग 3,35,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा सीट पर 18 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। ममता देवी के विधायक के रूप में अयोग्य घोषित हो जाने के बाद इस सीट पर चुनाव जरूरी हो गया था। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सेना में अग्निवीरों की भर्ती पर अंतरिम रोक की मांग को भी ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि योजना राष्ट्रीय हित में और सेना को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने एक बयान में कहा है कि मनीष सिसोदिया ने पूछताछ के दौरान टालमटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। मनीष सिसोदिया पर आपराधिक साजिश रचने, खातों की हेराफेरी, शराब माफियाओं के हित को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाने, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, सरकारी कर्मचारी से रिश्वत लेने समेत तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। दिल्ली आबकारी नीति का मामला पिछले साल उस समय शुरू हुआ जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस बारे में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने आबकारी नीति में अनियमितताओं का हवाला देते हुए जांच कराने की सिफारिश की थी। इस मामले में जिन 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई उनमें मनीष सिसोदिया भी एक है। प्राथमिकी में इन लोगों पर आबकारी नीति के नियमों और प्रक्रियाओं के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शराब माफियाओं के हित में काम करने और दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों ने शराब माफियाओं को 2% की जगह 12% का लाभ देकर जनता के साथ धोखा किया है, लेकिन सच कभी भी छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए आज आम आदमी पार्टी और इनके नेताओं का सच जनता के सामने है। जिस दिन दिल्ली में शराब बेचने वालों को 2% की जगह 12% ज्यादा उनको लाभ दिया जाएगा, ये निर्णय लिया मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल ने, तो उस दिन सोचा नहीं होगा कि दिल्ली के लोगों का ये दुख कैसे इनके लिए बड़े पाप का कारण बनेगा और गिरफ्तारी तक ले जाएगा। और दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान आए, पर शराब पॉलिसी के ऊपर किसी भी आम आदमी की पार्टी के नेता ने नहीं बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शराब घोटाले के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रही है। जो ये बार बार हम बात कर रहे हैं शराब घोटाले की और ये बात करते हैं शिक्षा की, तो ये मीडिया में बोलने के लिए तो ठीक है और ये दिल्ली की जनता को समझाने के लिए, गुमराह करने के लिए तो ठीक है उनकी राजनीति, मगर जब उनको एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, तब जब शराब के ऊपर में सवाल पूछे जाएंगे तो शराब के ऊपर ही जवाब देना पड़ेगा। कल मैंने देखा पूरा दिन, चाहे उनकी गिरफ्तारी से पहले, सुबह, शाम को, रात को, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने कल पूरा दिन एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया। और यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और डेनमार्क की राजकुमारी मैरी एलिजाबेथ से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। और डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि भारत यात्रा पर आए रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और डेनमार्क की राजकुमारी मैरी एलिजाबेथ से मुलाकात कर खुशी हुई। उनके साथ नए भारत के निर्माण के विभिन्न पहलुओं को साझा किया। हमारी बातचीत में विशेष रूप से स्थिरता और डिजिटल डिलीवरी शामिल थी। हमारी हरित सामरिक साझेदारी सभी क्षेत्रों से हमारे संबंधों को मजबूत करने के लिए एक प्रेरक शक्ति है। और अब अर्थ जगत की कुछ खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बजट उपरांत वेबिनारों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंतिम छोर तक पहुंच, कोई भी नागरिक पीछे न छूटे, इस विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित होने वाली पहलों के कारगर क्रियान्वयन के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित करने के क्रम में सरकार द्वारा आयोजित 12 बजट उपरांत वेबिनारों में से ये चौथा वेबिनार है। पीएम ने इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार बजट पर चर्चा को लेकर एक कदम और आगे गई है। हमारी सरकार ने बजट से पहले और बजट के बाद सभी हितधारकों के साथ मंथन की एक नई परंपरा की शुरुआत की है। हमारी सरकार बजट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेक होल्डर से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। ये इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, टाइम बाउंड डिलीवरी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे टैक्स पेयर्स मनी की पाई पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है। प्रधानमंत्री ने साथ ही गुड गवर्नेंस पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन, संवेदनशील शासन और जन सामान्य को समर्पित शासन अनिवार्य शर्तें हैं। उन्होंने कहा कि हम गुड गवर्नेंस पर जितना जोर देंगे उतना ही हम अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति के पास पहुंच पाएंगे। सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है गुड गवर्नेंस, सुशासन, संवेदनशील शासन, जन सामान्य को समर्पित शासन। जब सरकार के काम मेजरेबल होते हैं, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है, तो बहुत स्वाभाविक है कि आप समय सीमा में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए गुड गवर्नेंस पर हम जितना जोर देंगे उतना ही रीचिंग द लास्ट माइल का हमारा लक्ष्य आसानी से पूरा होगा। और प्रधानमंत्री ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अब सरकार गरीबों के दरवाजे तक जाकर उन्हें सुविधाएं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सैचुरेशन की नीति की यही भावना है कि हम जितना हर एक के पास पहुंचेंगे उतना ही भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म होगा। अब सरकार गरीब के दरवाजे पर जाकर उसे सुविधाएं दे रही है। जिस दिन हम ठान लेंगे हर मूलभूत सुविधा हर क्षेत्र में हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाकर ही रहेंगे, तो देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन
स्थानीय स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर हमारी कार्य संस्कृति में बदलाव नजर आएगा। सैचुरेशन की नीति के पीछे यही भावना है। जब हमारा लक्ष्य हरेक के पास पहुंचने का होगा, हर हितधारक के पास पहुंचने का होगा, तो फिर किसी के साथ भेदभाव की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजेवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। और अब खेल जगत की कुछ अहम खबरें। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने टी20 में अपने दबदबे को बरकरार रखते हुए छठी बार आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराने में सफलता पाई। इसी के साथ टीम ने दूसरी बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में खिताबी हैट्रिक भी अपने नाम की। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली एश्ले गार्डनर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। रविवार को जब गत विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में मैदान पर उतरी, तो उनकी नजर खिताब की हैट्रिक लगाने पर थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को एलिसा हिली और बेथ मोनी ने अच्छी शुरुआत दी। हिली 18 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद एश्ले गार्डनर ने मोनी के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी निभाई। गार्डनर ने 29 रन बनाए। ग्रेस हैरिस और कप्तान मेक लैनिंग 10-10 रन बनाकर आउट हुई। दूसरे छोर पर बेथ मोनी ने संभल कर खेलते हुए तेजी से रन बनाए और अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ वो 2 विश्व कप फाइनल में अर्धशतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गयी। बेथ मोनी 53 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 74 रन बनाकर नाबाद रही। उनकी इस पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत खराब रही। ताजमिन ब्रिड्स 10 और मारिजाने कैप 11 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान सुनील लूस केवल 2 रन ही बना सकी। सलामी बल्लेबाज लारा वोल्फोर्ड ने ट्रायून के साथ मिलकर अफ्रीका के लिए उम्मीद जगाई। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 55 रनों की साझेदारी निभाई। हालांकि तेजी से रन बनाने के चक्कर में लारा 61 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद अफ्रीकी टीम लगातार विकेट गंवाती रही और टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले को 19 रनों से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। ये छठा मौका है जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने खिताब को अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी बार महिला टी20 विश्व कप में खिताबी हैट्रिक लगाई है। इससे पहले टीम ने 2010, 2012 और 2014 में लगातार 3 बार खिताब जीते थे। वहीं अब 2018, 2020 और 2023 में खिताब जीते हैं। पुरुष या महिला क्रिकेट मिलाकर पहली बार किसी टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट में दूसरी बार खिताबी हैट्रिक लगाई है। ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी, जबकि बेथ मोनी को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। स्पोर्ट्स डेस्क, जीडी न्यूज। और 14वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार खेल देखने को मिला है। भारत ने प्रतियोगिता में 5 पदक जीतने में सफलता पाई। इन 5 पदकों में भारत ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारत ने महिला फोर्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय महिला तिकड़ी ने रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई। महिला युगल और पुरुष एकल में भी भारत को रजत पदक हासिल हुए। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ईएफएल कप का खिताब जीत लिया है। रविवार की रात खेले गए खिताबी मुकाबले में मैन यू ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मैन यू ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पूरे मुकाबले के दौरान न्यूकैसल पर दबाव बनाए रखा। मैच के 33वें मिनट में कैसेमेरो ने ल्यूक शॉ के पास पर गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। 6 मिनट बाद ही रैशफोर्ड ने गोल करके टीम की बढ़त को 2-0 कर दी। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हो सका और मैन यू ने मुकाबले को अपने नाम कर खिताब जीत लिया। 2017 के बाद से मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये पहला खिताब है। तो इसके साथ ही मिड डे प्राइम के आज के अंक बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।